द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज, यहाँ पे हमें बोला है एक शुगर सिरप है, ठीक है, और उसका वेट दे रखा है, कितना दे रखा है 214.2 ग्राम। उसमें शुगर देखने को मिलती है, शुगर कितनी है 34.2 ग्राम है। व्हाट इज द मोलर कंसंट्रेशन? अब देखो मोलर कंसंट्रेशन की बात करें, मोलर किसके यूनिट होते हैं? बोलेंगे सर ये तो मोलैलिटी के यूनिट होते हैं, तो इन्होंने मोलैलिटी ही पूछी हुई है। और अगर मैं मोलैलिटी का फॉर्मूला यहाँ पे लिखना चाहूँ, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, किलोग्राम। ठीक है, इतनी बात हो गई। आप बोलेंगे हाँ जी सर, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? बोलेंगे सर कि गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे सोल्यूट कौन होगा? शुगर होगा, क्योंकि देखो शुगर और वाटर को मिलाकर ही क्या बन गया हमारे पास? शुगर सिर्फ बन गया, ऐसे ही होगा। बोलेंगे जैन साथियों, स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश कमीशन की सीरीज़ में। केमिस्ट्री सब्जेक्ट को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एचपी मेडिकल 2019 का ये क्वेश्चन पेपर है, जिसमें कि केमिस्ट्री सेक्शन पूछा हुआ है, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने बहुत सारे पार्ट जैसे कि एचपीटीजीटी मेडिकल 2020, नॉन मेडिकल 2020 का क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस किया है, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की क्लास। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर बोलता है अल्केलाइन KMnO4 कन्वर्ट्स इथाइलिन इनटू। अल्केलाइन KMnO4 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है और खुद रिड्यूस होता है। ठीक है, अब ये बोलता है कि ये जो इथाइलिन है, इथाइलिन का अगर रिएक्शन करेंगे हम KMnO4 के साथ, अल्केलाइन KMnO4 के साथ, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? इथेन, इथेनॉल, मीथेनॉल या इथाइलिन ग्लाइकोल। तो सबसे पहले अगर मैं सीधी सी बात करूं, अल्केलाइन KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो ये इथाइलिन को ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब हमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा? ये इथाइलिन ग्लाइकोल बन जाएगा, इथाइलिन ग्लाइकोल। अब इथाइलिन CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्केलाइन KMnO4 या KMnO4 के साथ इसका रिएक्शन होगा तो ये इथाइलिन ग्लाइकोल में बदल जाएगा और ये इथाइलिन ग्लाइकोल रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछता है द मेजर सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉल्यूशन इज। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉल्यूशन का सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है? फॉरेस्ट फायर, डिफॉरेस्टेशन, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ऑल ऑफ दिस। देखो, अगर मैं बात करूं सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन का क्या मतलब होता है? डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वनों की कटाई या पेड़ों की कटाई, पेड़ों को काटना, ये डिफॉरेस्टेशन में आ जाता है। ठीक है, फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लगती है तो फॉरेस्ट फायर हो जाता है। और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, गाड़ियां जो धुआं छोड़ती हैं वो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो जाता है। को जब भी धुआं निकलेगा, धुआं क्यों निकलता है? जब पूरी तरह से कोई चीज़ नहीं जलती है, या हम बोलेंगे पार्शियली बर्निंग होती है, पार्शियली बर्निंग, जो भी हमारा फ्यूल है वो पूरी तरह से नहीं जलता है। तो ये काम ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट का होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड पोल्यूशन ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एचपी टैट वालों के लिए भी, एचपी टीजीटी वालों के लिए भी। एचपी टीजीटी में ये आसान प्रश्न हो जाता है, लेकिन टैट जो है वो इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब ये जो ग्रेफाइट है एक नॉन मेटल होता है, क्या बोलेंगे? नॉन मेटल होता है। और ये किसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म है? कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है।
ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो किस वजह से होती है? ए ऑप्शन है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बी ऑप्शन है फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सी ऑप्शन है कैटाइंस और डी ऑप्शन है एनाइंस। भाई देखो, जब भी इलेक्ट्रिसिटी होगी तो वहाँ पे हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ध्यान देना, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उससे उल्टी डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, उससे उल्टी डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यही मेन कारण होते हैं करंट के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान देना, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है अ शुगर सिरप ऑफ वेट 214.2 ग्राम कंटेन्स 34.2 ग्राम ऑफ शुगर, द मोलल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज। यहाँ पे हमें बोला है एक शुगर सिरप है, ठीक है, और उसका वेट दे रखा है, कितना दे रखा है 214.2 ग्राम। उसमें शुगर देखने को मिलती है, शुगर कितनी है 34.2 ग्राम है। व्हाट इज़ द मोलल कंसंट्रेशन? अब देखो मोलल कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, मोलल किसके यूनिट होते हैं? बोलेंगे सर ये तो मोलैलिटी के यूनिट होते हैं। तो इन्होंने मोलैलिटी ही पूछी हुई है, और अगर मैं मोलैलिटी का फॉर्मूला यहाँ पे लिखना चाहूँ, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, किलोग्राम। ठीक है, इतनी बात हो गई। आप बोलेंगे हाँ जी सर, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है? बोलेंगे सर कि गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे सोल्यूट कौन होगा? शुगर होगा, क्योंकि देखो शुगर और वाटर को मिलाकर ही क्या बन गया हमारे पास, शुगर सिरप बन गया। ऐसे ही होगा? बोलेंगे हाँ जी सर। तो यहाँ पे शुगर जो है वो सोल्यूट की तरह काम करेगा और वाटर जो है वो सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। अब बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। तो अब हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने हैं, यानी कि शुगर के सोल्यूट निकालने हैं। तो शुगर का जो मास दिया हुआ है दैट इज 34.2 और इसका मॉलिक्यूलर मास, अब शुगर का फॉर्मूला होता है क्या आ जाएगा C12H22O11, यही होता है। बोलेंगे हाँ जी सर। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जब हम निकालेंगे तो वो आ जाएगा 342 ग्राम। कितना आएगा? 342 ग्राम, और इज इजिकल टू 0.1 मोल। कितने मोल के बराबर होगा? 0.1 मोल के बराबर होगा। तो अब नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे? हम पुट कर देंगे 0.1 मोल। अब आती है वेट ऑफ सॉल्वेंट की बात। देखो शुगर का वेट हमें दे रखा है, आप बोलेंगे हाँ जी सर 34.2 है, और सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर एक्ट करेगा, इसका मुझे पता नहीं है, निकालना है। और शुगर सिरप का भी वेट दे रखा है 214.2 ग्राम। तो अगर वाटर का यहाँ पे निकालना चाहें, वेट निकालना चाहें, तो 214.2 माइनस 34.2 आ जाएगा। बोलेंगे हाँ जी सर। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 0. इधर 0 आएगा और ये 180 ग्राम आ जाएगा। तो ये 180 ग्राम यहाँ पे वेट ऑफ सोल्यूशन सॉल्वेंट में लिखा जाएगा। ठीक है, 180 ग्राम। अब ध्यान रहे कि ये ग्राम में है, लेकिन यहाँ पे तो किलोग्राम में होना चाहिए। तो इसको किलोग्राम में बदलने के लिए हम डिवाइड कर देंगे 1000 से। ओके, बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल ठीक बात हो गई। जब इसको 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाएगा तो ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। 0.1 इंटू 1000 अपॉन में 180 आ जाएगा, दैट इज़ 100 अपॉन 180 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 0.55 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 0.55। देखो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही हम सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, जैसा कि हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करनी ही पड़ेंगी। चलें आगे बढ़ते हैं।
चलो जी, एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा HP टेट 2025 के लिए ये बैच शुरू हो गया है और ये आपको सिर्फ 900 रुपये में, कितने रुपए में, 900 रुपये में, 900 अंग्रेजी में बोले तो 900 में मिलेगा। आर्ट्स के लिए, नॉन मेडिकल के लिए, मेडिकल के लिए और JBT के लिए भी ये रहेगा। इसमें आपको सारे के सारे पांचों के पांचों सब्जेक्ट कवर होंगे और टोटल अगर कोर्स की आवर्स की बात करूँ तो ये 400 घंटे का कोर्स आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको MCQs भी मिलेंगे, क्वेश्चंस, और साथ में मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस किया गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, देखो अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट वे होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज किया जाए, ठीक है, और उनको ही सॉल्व करने से हमारी जो पढ़ाई या तैयारी करने की बात होती है वो आगे बढ़ती है, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो इस कोर्स को आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं और ये कमीशन के लिए भी एक फाउंडेशन बैच की तरह काम करेंगे, क्योंकि जो भी चीज़ें, जो भी टॉपिक, जो भी क्लासेस हमने ली हुई हैं वो पूरी डिटेल से ली हुई हैं, जो कि आपके TGT कमीशन में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी, ठीक है। हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उनके द्वारा ये कोर्स बनाया हुआ है और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या आपका कोई साथी है जो HP टेट की तैयारी कर रहा है उसको भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑन इलेक्ट्रोलिसिस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स द प्रोडक्शन ऑब्टेन्ड एट द एनोड विल बी। बोला हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस में हमें पता है कि करंट का यूज़ करेंगे, सेल वहाँ पे देखने को मिलेगा। अब किसकी इलेक्ट्रोलिसिस की है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की। देखो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होगा हमारे पास, डाइल्यूट कर दिया मतलब कि इसमें हमने वाटर को ऐड किया हुआ है, और इलेक्ट्रोड कौन सा यूज़ हो रहा है, प्लेटिनम का। तो एनोड के ऊपर हमें क्या ऑब्टेन होगा, ये बात हो रही है। तो अगर मैं H2SO4 की बात करूँ, ये डिसोशिएट होगा H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में। अब बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है, अब यहाँ पे वाटर भी है तभी तो ये डाइल्यूट बना हुआ है, तो वाटर भी डिसोशिएट होगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। अगर मैं एनोड की बात करता हूँ, एट एनोड, एनोड के ऊपर क्या होता है, एनोड के ऊपर होती है ऑक्सीडेशन। बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। और कैथोड, कैथोड की अगर बात की जाती है तो कैथोड के ऊपर होती है रिडक्शन। बिल्कुल ठीक है, रिडक्शन। अगर मैं बात कर देता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना कि H2SO4 जब टूटेगा तो हमें एक H पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, वाटर जब टूटेगा तो एक H पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो कैथोड के ऊपर जो रिएक्शन होगा 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट विल गिव H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, देखो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ आके कितना हो गया, 0 हो गया, तो रिड्यूस ही हुआ, 1 से प्लस 1 से 0 बन गया, रिडक्शन हुई। बोलेंगे हाँ जी सर ये बात तो बिल्कुल ठीक है। ये तो हो गया हमारे कैथोड के ऊपर। अब एनोड की बात कर लेते हैं, एनोड के ऊपर क्या होगा, तो देखिएगा ये जो हमारे OH आयन है, OH इट विल कन्वर्ट इनटू वाटर प्लस O2। देखो अगर आपने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की बात करी तो जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है वहाँ पे हमें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड देखने को मिलता है। अब बोलेंगे हाँ जी सर, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों वाटर की होती है। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है OH आइंस की, OH की 4 OH जो है वो हमें 2H2O प्लस O2 देंगे। बोलेंगे हाँ जी सर, तो अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है, ऑक्सीडेशन। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, ऑक्सीजन देखने को मिल रही है एनोड के ऊपर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑक्सीजन। यस, ऑक्सीजन इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ जी, इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन half of the reaction is completed in 100 seconds. The time for 99% of the reaction to be occur will be। क्या बोलता है, हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, ठीक है जी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसका हाफ रिएक्शन टाइम दिया हुआ है, यानी कि T½ दे रखा है, कितना, 100 सेकेंड्स दे रखा है, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि जब हमारा रिएक्शन 99% कंप्लीट हो गया तो बताओ कितने टाइम में ये 99% हुआ,
ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ, सिंपल सी बात देख लेते हैं कि यहाँ पे टी हाफ दिया हुआ है 100, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास कोई अमाउंट है वो 100% ही है, ठीक है, 100%। तो अगर पहले 100 सेकंड में वो कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर पहले 100 में वो आधा हो जाएगा। बोलेंगे हाँ जी सर। कितना टाइम लगेगा? बोलेंगे सर 100 सेकंड्स लगेंगे। फिर आगे जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा? और आधा हो जाएगा, 25% हो गया। बोलेंगे सर 100 सेकंड और लगे। इस तरह से ये साइकिल आगे आगे चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो आपको ये चीज़ मालूम होगी कि जो हमारा रेट कांस्टेंट होता है वो किसके बराबर होता है। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करता हूँ तो K = 0.693 अपॉन में टी हाफ के बराबर आता है। अब यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी? K की वैल्यू मिल जाएगी 0.93 अपॉन में टी हाफ कितना दे रखा है? 100 दे रखा है। ये मुझे क्या मिल गई? ये मुझे K की वैल्यू मिल गई। ओके, बोलेंगे हाँ जी सर। अब हमने रिएक्शन निकालना है कि जब 99% रिएक्शन हो चुका है। अब देखो, अगर मैं बात करूं इनिशियली तो कंसंट्रेशन कितनी थी? इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास 100% थी, पूरा का पूरा 100% था। अब फाइनल कंसंट्रेशन की बात करूं, 100 में से 99% हो गया है, बचा कितना है? 1% बचा हुआ है। बोलो ये तो बात ठीक है? बोलेंगे हाँ जी सर। तो मैं बोलूँगा अगर T 99% की बात करता हूँ कि कितना टाइम लगेगा 99% होने के लिए, तो वो क्या आ जाएगा? हम लिखेंगे कि 2.303 अपॉन में K यानी कि कांस्टेंट आ जाएगा, इनटू लॉग ऑफ किसका लॉग भाई? इनिशियल कंसंट्रेशन का। यहाँ पे आ जाएगी इनिशियल कंसंट्रेशन और नीचे आ जाएगी हमारी फाइनल यानी कि जो बची हुई है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन में कितना है? 100 आएगा और फाइनल कंसंट्रेशन में अभी 99 हो गया है तो 1 ही बचा हुआ है, ठीक है। जब इसको आगे सॉल्व किया जाएगा 2.303 K की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी है? ये है भैया 0.693 अपॉन में 100 और उसके बाद इनटू लॉग ऑफ कितना आ जाएगा? ये 100 अपॉन में 1 और log 100 = log की पावर log 10 की पावर 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ओके, तो अब देखो 2.303 अपॉन में 0.693, 100 ऊपर चला जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, इंटू log 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई, ठीक है। log 10⁻2 की वैल्यू 2 आ गई। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा के, तो हमारे पास आ जाएगा 664.6 सेकेंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब ध्यान देना इस कंसेप्ट को, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। टी हाफ ऑफ द रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है। आगे पहुंचते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस देन 0 ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन? इनमें से कौन सा 0 से कम होता है एडजॉर्प्शन, जब एडजॉर्प्शन होती है? अब ये सरफेस केमिस्ट्री से पूछा हुआ क्वेश्चन है, हर एग्जाम में एडजॉर्प्शन से क्वेश्चन देखने को मिला हुआ है, तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। एडजॉर्प्शन के दौरान अगर मैं डेल्टा जी की बात करूं, गिब्स एनर्जी की बात करूं, गिब्स फ्री एनर्जी की, तो ये डेल्टा जी जो है वो लेस देन 0 रहता है, ये तो बात ठीक है। डेल्टा एस की बात करूं यानी कि एंट्रोपी की बात करता हूं, डेल्टा एस भी लेस देन 0 रहती है एडजॉर्प्शन के दौरान। और डेल्टा एच जिसको कि एंथैल्पी बोलता जाता है, एंथैल्पी की बात करूं तो ये भी लेस देन 0 रहता है। ये तीनों के तीनों लेस देन 0 रहेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, कैसिट्राइट इज एन ओर ऑफ, अभी हमने यूट्यूब पे भी अपलोड की हुई है वीडियोस। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में 3 वीडियोस हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है, उसमें भी ओर्स के बारे में, अलॉयज़ के बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करी हुई है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं कैसेराइट ओर की, तो ये SN यानी कि टिन का ओर होता है, भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अलॉय से और ओर से देखो इम्पॉर्टेंट है, अलॉयज़ आ गए और हमारे ओर्स आ गए, इन दोनों
ये दोनों जो टॉपिक हैं वो इम्पोर्टेंट रहेंगे एग्जामिनेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेट्राहेड्रल इन शेप, इनमें से कौन सा टेट्राहेड्रल शेप में नहीं है। चलिए भाई, NH4 की बात करूं तो इसके लिए मुझे हाइब्रिडाइजेशन का पता होना चाहिए। अगर हाइब्रिडाइजेशन का पता होगा तो फिर मैं शेप भी बता सकता हूं। तो सबसे पहले हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन ही निकालते हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सम करते हैं। किसका सम करते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का। और हाइड्रोजन के लिए जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं हम लेते हैं 7। नाइट्रोजन की बात करूं, नाइट्रोजन के पास 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, बोलेंगे हाँ जी सर ठीक है। हाइड्रोजन एक के लिए 7 हैं तो 4 के लिए कितने आ जाएंगे, इंटू 4 करना पड़ेगा। उसके बाद देखो ये प्लस चार्ज भी दिया हुआ है, प्लस चार्ज मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया है तो हम -1 कर देंगे। जो भी ये वैल्यू आएगी इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड करने पर जो भी हमारा आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, वो बॉन्ड पेयर को बता रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे बात करूँ 5 प्लस 28 -1 अपॉन में 8 = 32 अपॉन 8 = ये पूरा का पूरा कितने से चला गया, 4 से चला गया। तो हमारे पास क्या आंसर आया, 4 आया। इसका मतलब क्या हो गया, ये हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp3। 4 है, एक s है और 3 p है, तो ये कितनी आ गई, sp3 आ गई। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन की जो शेप होती है वो टेट्राहेड्रल ही होती है, टेट्राहेड्रल। उसके बाद सिलिकॉन क्लोराइड की बात करते हैं, SiCl4। Si सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14 होता है और इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। प्लस में क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं। तो 7 × 4 = कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। 8 से डिवाइड करने पर फिर से हमें 4 मिल रहा है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 होगी और शेप टेट्राहेड्रल होगी। उसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं SF4 की। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्लोरीन के पास 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 फ्लोरीन है तो मल्टीप्लाई 4 कर दिया। ये कितना बन गया, ये हमारा बन गया 34। 34 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, बोलेंगे सर 4 आएगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन रिमाइंडर भी बच रहा है। कितना रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है 2। तो जो भी रिमाइंडर बचता है उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। जब रिमाइंडर को 2 से डिवाइड करते हैं और जो आंसर आता है वो हमें लोन पेयर के बारे में बताता है। और ये जब 8 से डिवाइड करते हैं तो वो बॉन्ड पेयर को बताता है। ये ट्रिक है भैया जल्दी से हाइब्रिडाइजेशन निकालने की। ओके, तो कितने हो गए, बोलेंगे सर 4 हमारे पास बॉन्ड पेयर आ गए, 4 बॉन्ड पेयर आ गए और एक हमारे पास लोन पेयर आ गया। तो इस तरह से टोटल कितने हो गए, ये 5 हो गए। अब ये जो हमारे पास बनाएगा वो sp3 और ये d, इस तरह का हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा। क्या हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी, बोलेंगे सर dsp3 लोन पेयर है। तो लोन पेयर जब होता है तो हमें ये देखने को मिलता है कि इसमें इनर d ऑर्बिटल जो है वो बॉन्डिंग में पार्ट लेता है। ठीक है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, बोलेंगे सर dsp3। और जब dsp3 आएगा तो हमें कैसी शेप देखने को मिलेगी, सीशॉ शेप देखने को मिलेगी, सीशॉ। तो इसका आंसर कितना होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, SF4। ये टेट्राहेड्रल नहीं। अब चौथे की भी बात कर लेते हैं। सल्फर में कितने, 6 होते हैं। आप बोलेंगे हाँ जी सर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में बात करूं तो 6 ही होते हैं, बोलेंगे बिल्कुल सर। और 4 हैं तो इंटू 4 कर दिया। ठीक है, अब 2 माइनस चार्ज है यहाँ पे, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्स्ट्रा लिए हुए हैं। तो कितना आ गया, 6 + 24 + 2 = 32। 32 को 8 से डिवाइड किया जाएगा तो 4 आएगा। जब 4 आ गया इट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, sp3 हो गई। हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो टेट्राहेड्रल ही इसकी शेप होगी। तो इन तीनों की, A की बात करूं, B की बात करूं और D की बात करूं तो इन तीनों की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और शेप टेट्राहेड्रल है। जबकि SF4 की बात की जाए तो इसकी शेप टेट्राहेड्रल ना होके सीशॉ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड किसका है। सारे के सारे ये क्या हैं, बोलेंगे सर हैलोजन है। तो अगर मैं बात करूं डाउन द ग्रुप बात करूं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज करती है। क्या बोला, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस।
ठीक है। तो सबसे ऊपर आता है हमारा फ्लोरीन, फिर आता है क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन, फिर आता है आयोडीन। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे होना क्या चाहिए था, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एफ फ्लोरीन जो है इसका साइज छोटा होता है और जो लोन पेयर होते हैं उनमें रिपल्सन ज़्यादा होती है। जब रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगी तो बॉन्ड जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। हालांकि क्लोरीन का जो बॉन्ड होता है, फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करेंगे हम तो इन दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड क्लोरीन का होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, एक तरह से एक्सेप्शन की तरह काम कर रहा है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्लोरीन। क्लोरीन का बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होता है क्लोरीन के बीच में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है फोटोग्राफिक फिल्म्स एंड प्लेट्स हैव एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ। फोटोग्राफिक जो फिल्म होती है उनमें क्या यूज़ किया जाता है, तो ये किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड। AgBr इसका सही आंसर होगा, आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, टैट में भी इसको पूछा जा चुका है। सिल्वर ब्रोमाइड इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स गिव। D2sp3, देखो अगर मैं ट्रायंगुलर कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, अगर टेट्राहेड्रल की बात करूं अभी हमने बात करी sp3। अगर मैं स्क्वायर प्लेनर की बात करता हूं, ध्यान देना, स्क्वायर प्लेनर की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे हमें sp3d देखने को मिलती है या फिर dsp3 देखने को मिलते हैं। ठीक है, बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल की बात करें, ऑक्टाहेड्रल में हमें D2sp3 या फिर sp3d2 ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन देखने। अब यहाँ पे बोला हुआ dsp3, तो dsp3 ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट है भाई हाइब्रिडाइजेशन वाला चैप्टर, तो उसको ध्यान से आप करिएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इनकरेक्ट नेम अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट नेम है। अगर मैं बात करूं 2,3 डाइमिथाइल हेक्सेन, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है जी 6 आ गया, 6 कार्बन की चेन होगी हेक्सेन के लिए 6। दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर मिथाइल है, दूसरे नंबर पर मिथाइल बना दिया, तीसरे नंबर पर भी मिथाइल बना दिया। बाकियों को हम बैलेंस कर लेते हैं भैया, ये बिल्कुल ठीक है IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग। अगले की बात कर लेते हैं 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। पेंटेन की बात करी है तो कार्बन की कितनी चेन होगी भैया, 5 कार्बन होंगे, CH3 तीसरे नंबर पर इथाइल है तो ये आ गया तीसरा नंबर, इथाइल है CH2CH3 ये आ गया इथाइल, और दूसरे नंबर पर मिथाइल है तो दूसरे नंबर पर बना दिया मिथाइल, ये भी बिल्कुल ठीक है। आगे की बात कर लेते हैं 3,4 डाइमिथाइल पेंटेन बनाएंगे फिर से, यानी कि 5 कार्बन, CH3 इधर आ गया, इधर CH3 आ गया। तीसरे और चौथे पे मिथाइल है, तीसरे पे हमने मिथाइल बना दिया, चौथे पे भी मिथाइल बना दिया और इसको कर दिया बैलेंस। ये भी भैया बिल्कुल ठीक है, इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं देखने को मिल रही है। चलिए आगे ऑप्शन नंबर डी वाला देख लेते हैं। पेंटेन है, पेंटेन हमने बना दिया और दूसरे कार्बन के ऊपर मिथाइल, दूसरे कार्बन के ऊपर मिथाइल बना दिया और दूसरे ही कार्बन के ऊपर इथाइल भी है तो CH2CH3 ये भी बना दिया भैया। हाँ अब यहाँ पे गड़बड़ देखने को मिल रही है, देखो ध्यान से, कितने कार्बन की चेन बनी हमारे पास। आप बोलोगे सर लॉन्गेस्ट चेन की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की बन गई, तो इसका जो नाम होना चाहिए था वो तो हेक्सेन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो पेंटेन दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट। ओके, तो IUPAC नेम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वुड प्रेफर टू अंडरगो, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड RCH3X, ये क्या हो गया प्राइमरी, जिसके साथ सिर्फ एक ही हैलाइड लगा हुआ है वो प्राइमरी हो गया। बोले ठीक है, एक ही अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है प्राइमरी हो गया। अब ये जो हैलाइड्स होते हैं, अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, अगर मैं इनकी सीधी सीधी बात करूं तो ये SN1 रिएक्शन भी देते हैं, SN2 रिएक्शन भी देते हैं, लेकिन प्रेफरेंस की अगर बात की जाए तो इनमें हमें ये देखने को मिलता है कि जो
प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, यहाँ पे बात हो रही है SN1 मैकेनिज्म की, SN1 मैकेनिज्म की। तो इसमें SN1 मैकेनिज्म में हमें कार्बोकैटाइन देखने को मिलता है, कार्बोकैटाइन, और उनकी जो प्रेफरेंस होती है रिएक्शन की वो सबसे ज़्यादा होती है हमारी टर्सरी की, और फिर सेकेंडरी की, और फिर प्राइमरी की। सबसे कम किसकी होती है? सबसे कम होती है प्राइमरी की। और दूसरी तरफ अगर मैं SN2 की बात करता हूँ, जब SN2 रिएक्शन होता है तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप की वजह से हिंड्रेंस देखने को मिलती है। ठीक है जी, अल्काइल ग्रुप की वजह से हिंड्रेंस देखने को मिलती है। तो सबसे कम हिंड्रेंस किस में होगी? प्राइमरी में होगी, तो ये SN2 रिएक्शन देगा। फिर उसके बाद सेकेंडरी, और सबसे लास्ट में टर्सरी। टर्सरी लास्ट में क्यों? क्योंकि इसमें 3 मिथाइल ग्रुप होते हैं, 3 मिथाइल ग्रुप होंगे तो ये हिंड्रेंस बढ़ाएगा, हिंड्रेंस बढ़ाएगा तो कम प्रेफरेंस SN2 रिएक्शन को देगा। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन को प्रेफर, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट SN1 SN2 समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे रिएक्शंस में भी मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जी। द टू पॉसिबल स्टीरियो स्ट्रक्चर ऑफ CH3CHOH COH विच आर ऑप्टिकली एक्टिव। ओके जी, ऑप्टिकली एक्टिव बोला है और बोला स्टीरियो स्ट्रक्चर, उनको क्या कहा जाएगा? उनको बोला जाता है एनाइसोमर्स। अब देखो एनाइसोमर्स क्या होते हैं, बोला मिरर इमेजेस होती हैं, मिरर इमेजेस, ठीक है, बट नॉट सुपर इम्पोजेबल, नॉट सुपर इम्पोजेबल, उनको क्या बोला जाता है? एनाइसोमर्स कहा जाता है। ठीक, यहाँ पे बात हो रही है CH3CHOH COOH। अब ये वाला कार्बन जो है वो कायरल कार्बन है, ये मिरर इमेज होगी एक दूसरे की। हाँ जी सर, मिरर इमेज, अगर मिरर इमेज की बात करूँ तो इस तरह से ये मिरर इमेज बनेगी। क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है? बोलेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल मिरर इमेज है, लेकिन ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है। सुपर इम्पोजेबल का मतलब क्या है? जैसे कि ये प्लस है, इसको मिरर में रख दिया और आगे भी प्लस बना, तो जब मैं इस प्लस को उठाऊंगा, ध्यान देना, इस प्लस को उठाऊंगा तो ये इस प्लस के ऊपर पूरी की पूरी तरह से फिट हो जाएगा, उसको बोलते हैं सुपर इम्पोजेबल। लेकिन ये दोनों सुपर इम्पोजेबल नहीं है, तो इसको क्या बोला जाएगा? स्टीरियो आइसोमर्स बोला जाएगा, एनाइसोमर्स। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है कंपाउंड्स विच आर यूज्ड फॉर डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की डीनेचुरेशन के लिए याद रखना मिथाइल अल्कोहल और पिरिडीन दोनों का यूज़ किया जाता है। बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। नेक्स्ट देखें, हाँ जी, CH3CHO एल्डेहाइड आ गया। ये कौन सा है भैया? ये इथाइल एल्डेहाइड है, एसिटल्डिहाइड भी इसको बोल देते हैं। और उसके बाद हमें देखने को मिल रहा है एक कार्बन और 6 कार्बन साथ में है, ये हमारा बन जाएगा बेंजीन, बन जाएगा इस तरह से, बेंजीन आ गया, और इसके ऊपर लगा है CH2CHO। कैन बी डिस्टिंग्विश्ड केमिकली, कौन से टेस्ट से इनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? तो सबसे पहले बेंडिक्ट टेस्ट की बात हो रही है, ये तो शुगर्स के लिए यूज़ होता है, शुगर्स, रिड्यूसिंग शुगर्स की डिटेक्शन के लिए। फेलिंग सोल्यूशन भी शुगर्स के लिए यूज़ होता है। टॉलन की बात करें, टॉलन टेस्ट जो है वो किसके लिए यूज़ होता है? एल्डेहाइड और कीटोन्स की डिस्टिंक्शन के लिए, एल्डेहाइड्स एंड कीटोन की डिस्टिंक्शन के लिए। ठीक है, यहाँ पे तो दोनों के दोनों एल्डेहाइड हैं। और अगर मैं बात करूँ आइडोफॉर्म टेस्ट की, आइडोफॉर्म टेस्ट ये डिस्टिंग्विश करता है इन दोनों के बीच में, ये एल्डेहाइड की डिस्टिंक्शन के बीच में
यूज़ होता है, लेकिन क्या इसकी इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे हमें CH2CHO ग्रुप CH3CHO ग्रुप देखने को मिलना होना चाहिए, ये वाला ग्रुप। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे तो मुझे CH3CHO ग्रुप देखने को मिल रहा है, तो ये वाला तो हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा। लेकिन अगर इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे तो CH2CHO ग्रुप है, तो ये वाला आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। ये भी बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जितने भी टेस्ट हैं डिस्टिंक्शन के लिए वो सारे के सारे पढ़ लेने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैन बी इंक्रीज्ड इन द चेन। बोला किस रिएक्शन के कारण एक चेन में कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं। मान लेते हैं पहले हमारे पास 2 कार्बन की चेन थी, अब ये रिएक्ट करेगा किसी अन्य कार्बन की चेन से और हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें 4 कार्बन देखने को, यानी कि कार्बन चेन जो है वो लंबी हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो किस किस केस में ऐसा होता है? ग्रीनगार्ड रिएक्शन में बिल्कुल ठीक है, होता है ऐसा, और एल्डोल कंडेंसेशन में भी होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हीट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड। हीट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड की बात इन्होंने की हुई है। देखो हीट्रोसाइक्लिक का मतलब हो गया, हीट्रो का मतलब हो गया अलग अलग साइकिल बन रहा है, कार्बन के ऊपर नहीं अलग साइकिल बन रहा है। इसका जो आंसर प्रोलीन होना चाहिए बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर मैं प्रोलीन का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँ तो COH और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे हमें इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ऐसे यहाँ पे आता है हमारा NH। तो ये जो देखो रिंग बन रही है, साइकिल बन रहा है, वो नाइट्रोजन के अराउंड बन रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, हीट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड। प्रोलीन ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर वो होता है जो बाई प्रोडक्ट देता है, कोई ना कोई बाई प्रोडक्ट देता है। तो अगर मैं बात करूं डेक्रॉन की, डेक्रॉन कंडेंसेशन पॉलीमर है। और डेक्रॉन की बात की जाए तो इसके 2 मोनोमर होते हैं, कौन कौन से बोलेंगे सर? टेरेफथैलिक एसिड होगा, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, बेंजीन हमने बना दी, एक तरफ COOH और दूसरी तरफ भी COH, यानी कि एसिडिक ग्रुप लगेगा। साथ में दूसरा जो मोनोमर होता है इसका वो इथाइलिन ग्लाइकोल होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल। आज के ही लेक्चर में हमने इथाइलिन ग्लाइकोल भी देखा, CH और हर कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा हुआ, ये इथाइलिन ग्लाइकोल। जब ये पॉलीमराइज होंगे तो हमें डेक्रॉन देखने को मिलता है। डेक्रॉन को और क्या बोलते हैं? टेरिलीन भी बोलते हैं, टेरिलीन। और साथ में हमें वाटर भी देखने को मिलता है एज अ बाई प्रोडक्ट, इट मीन्स इट इज़ अ कंडेंसेशन पॉलीमर। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। चलिए तो फिर से एडवर्टाइजमेंट, HP टेट का बैच भैया मात्र 900 रुपये में आप ज्वाइन कर सकते हैं, सभी सब्जेक्ट के लिए, आर्ट्स के लिए, नॉन मेडिकल के लिए, मेडिकल के लिए और JBT के लिए भी। पूरे के पूरे सब्जेक्ट 400+ आवर्स का ये कोर्स है जो बनाया गया है। MCQs डिस्कस किए हुए हैं, टॉपिक्स डिस्कस किए हुए, चैप्टर वाइज थ्योरी पूरी की पूरी कंप्लीट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस के लिए भी मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस मॉक्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कर सकते हैं। आपके नोन में है कोई या आप भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, ये नंबर आपको दिया हुआ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।